हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप इस क्लास को देखिएगा रिवीजन क्लास की तरह, ठीक है ना। अधिकतर प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे इस क्लास को, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो देखो, वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कौन से वो आपके दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। एक तो बद्रिका आश्रम, एक था आपका कड़वा आश्रम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके कड़वा आश्रम की, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है भैया, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रेम प्रसंग के कारण यह आपका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और फिर उनका जो पुत्र होता है, जिनका नाम होता है चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, सम्राट भरत, ठीक है, उनके नाम पे ही भारत का नाम आपका पड़ा था, ठीक है ना। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, आपका कड़वा आश्रम में ही हुआ था। इतना भी आपने याद में रखना है। और फिर देखो, महाकवि कालिदास जी, ठीक है ना, महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी भैया? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? मालिनी नदी के तट पर करी थी, जो कि स्थित था आपका किधर? कड़वा आश्रम में, ठीक है। और देखो, अब बात आई है, इसमें और लिखा है, देखो, मानस खंड केदार खंड लिखा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मानस खंड और केदार खंड, ठीक है, 5 हिमालयी खंडों का जिक्र हुआ था आपका किस में भैया? स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में आपके 5 हिमालयी खंडों का जिक्र हुआ था, जिसमें से जो आपके केदार खंड है, केदार खंड और आपका मानस खंड, ये किससे रिलेट करते हैं भैया? ये उत्तराखंड से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। केदार खंड जो आपका गढ़वाल का क्षेत्र है, और मानस खंड जो आपका कुमाऊं का क्षेत्र है, ठीक है। और 5 हिमालयी खंडों का जो जिक्र हुआ था स्कंद पुराण में, वो कौन कौन से थे भैया? एक तो केदार खंड, मानस खंड, ठीक है, नेपाल, जालंधर, कश्मीर, इन सभी का आपका उल्लेख हुआ था, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है फिर। और इसमें ब्रह्मपुर बोल रखा है, तो ब्रह्मपुर एक चीनी यात्री आया था 7वीं सदी में, ठीक है। उसने अपना वृत्तांत लिखा था। कौन था वो चीनी यात्री? ह्वेनसांग था। कौन था? ह्वेनसांग, ठीक है। उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था भैया, सी यू की लिखा था। तो उसने उत्तराखंड के विभिन्न शहरों का उल्लेख किया फिर, ठीक है। ब्रह्मपुर बोला, उस समय ब्रह्मपुर बोला जाता था उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को। गोविषाण, गोविषाण काशीपुर को, ठीक है, काशीपुर को बोला जाता था। और इसमें लिखा है सुदनगर, सुदनगर कालसी को। और तिक्सेन मुनस्यारी को। और आपने क्या याद में रखना है? और याद में रखना है आपने हरिद्वार, हरिद्वार को क्या बोला भैया? मोयुलो बोला भैया। किसने? वो बोला ह्वेनसांग ने, ठीक है। चलो, अब देखो, दूसरा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा? जैसा कि आप सभी को पता हो, टॉम कैरियट जी ने कहा था, ठीक है। कब आए थे? 1608 में आते हैं ये, ठीक है। और देखो, अब इसमें एक और नाम लिखा है भैया, ये अंतोनियो भी आया था आपका गढ़वाल में, ठीक है ना। अंतोनियो दे अंद्रेदो नाम था इनका, थोड़ा सा कठिन नाम है, ठीक है। 1624 में आए थे, श्रीनगर पहुँचे ये, ठीक है। उस समय यहाँ के शासक कौन होंगे? सोचो तो, 1624 में किसका शासनकाल चल रहा होगा? श्याम शाह जी का, ठीक है, श्याम शाह जी का शासनकाल चल रहा था। और ये आपके पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है ना। बाकी ह्वेनसांग के बारे में आपको पता चल गया। डेविड मिलर तो भैया क्रिकेटर है, शायद साउथ अफ्रीका का है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो, तीसरा है आपका पाताल तोड़ कुआं वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं आपके भैया? वो पाए जाते हैं आपके तराई में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक जो क्षेत्र, अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूँ, तो जैसे तराई वाला क्षेत्र हो गया, जैसे आपका ये हरिद्वार का कुछ भाग, नैनीताल का कुछ भाग, उधम सिंह नगर, और आपका पौड़ी जनपद का कुछ भाग, इन्हीं को आप कह सकते हो, हाँ, ये आपका तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर जो आपका चौथा प्रश्न है, वह है नंदा देवी चोटी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, 4 हिमालय होते हैं आपके। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 4 प्रकार के हिमालय देखने को मिलेंगे। सबसे टॉप पे होता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वृद्ध हिमालय, फिर आता है आपका लघु या मध्य हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो नंदा देवी चोटी अगर मैं बात करूँ तो वृद्ध हिमालय में मिलती है आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चोटी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ी चोटियाँ किस किस प्रकार के हिमालय में मिलती हैं? तो आप कहेंगे वृद्ध हिमालय में मिलती हैं, ठीक है। तो समझना फिर भैया, यहाँ से आपके पहाड़ लगना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के हिमालय हैं, यहाँ से पहाड़ लगना स्टार्ट होते हैं, और फिर ऐसे पहाड़ लगते हैं, ठीक है। ऐसे पहाड़ लग गए आपके यहाँ, आपके ट्रांस हिमालय और जो आपका वृद्ध हिमालय है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है भैया, ठीक है। सालों साल बर्फ़ रहती है, हमेशा ही बर्फ़ से घिरा रहता है ये दोनों आपका,
ठीक है। और यहाँ आप घूमने जाते हो जहाँ आपको हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, कोणधारी वन दिखते हैं आपको, ये सभी आपको कहाँ दिखेंगे भैया, लघु या मध्य हिमालय में दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो भैया उत्तराखंड को ना 8 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है ना। अगर मैं वहीं पे बात करूँ उत्तराखंड की, तो 8 प्रकार से बांटा जाता है भैया, ठीक है। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, वो हैं भैया, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, ठीक है ना, फिर आता है आपका लघु हिमालय, फिर इसके बीच में लघु और आपके शिवालिक के बीच में आ जाता है आपका दून क्षेत्र, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया आपका दून क्षेत्र। फिर इस शिवालिक के नीचे क्या आएगा भैया, शिवालिक के नीचे आएगा आपका भाबर, ठीक है, क्या आएगा, भाबर। और भाबर के बाद क्या आएगा भैया, तराई क्षेत्र, ठीक है। फिर तराई के बाद क्या आएगा, गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। हो गया आपके 8, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, चमोली के निकट इनमें से कौन सी गुफा स्थित नहीं है, नहीं है पूछा है आपसे। नारद गुफा भैया आपकी चमोली में ही है, ठीक है। व्यास गुफा भी आपकी चमोली में ही है, मुचकुंद गुफा भी आपकी चमोली में ही है। ये शंकर गुफा आपकी किधर है भैया, देवप्रयाग टिहरी में, ठीक है। देवप्रयाग कहाँ है भैया, टिहरी में है, ठीक है। चलो अब मेरे को बताना देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के निकट कच्छप की पीठ की आकृति के समान किन पहाड़ी पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो हुआ था कांतेश्वर पर्वत में। कांतेश्वर कहो या कांतेश्वर कहो या कानादेव पहाड़ी कहो, बात एक ही है आपका, ठीक है ना। इन्हीं सभी नामों से हम जानते हैं इस पहाड़ी को, ठीक है। अब देखो इसमें और पर्वत भी दिए हैं आपके, ये भी देख लो। फिर नर और नारायण पर्वत के बीच में आपका क्या है भैया, बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और एक और दिया है देखो, नील पर्वत। नील पर्वत में क्या है भैया, नील पर्वत में आपका चंडी देवी का मंदिर है, ठीक है ना, चंडी देवी जी का आपका मंदिर है, हरिद्वार में पड़ता है आपका, ठीक है, नील पर्वत के ऊपर ही स्थित है। और हरिद्वार में ही एक और पर्वत है आपका, ठीक है, वो है आपका विल्व पर्वत, ठीक है, विल्व पर्वत। इसमें कौन सा है भैया, मनसा देवी मंदिर है आपका, ठीक है, इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ राजकुमारी ईश्वरा जी, तो ये संभवतः मानी जाती हैं कि ये यादव राजकुमारी थी, ठीक है ना। और 5वीं सदी का ये आपका अभिलेख है, लक्ष्मेश्वर के शिव मंदिर से हमें प्राप्त होता है, लाखा मंडल यानी देहरादून से, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं कालसी शिलालेख की, तो आप कह देना भैया कालसी शिलालेख को खोजा था 1860 में। और किसने खोजा था, वो खोजा था जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है, जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था। टोस और यमुना नदी के संगम पे, टोस और यमुना नदी के संगम पे है आपका कालसी भैया, ठीक है। और कालसी जो शिलालेख है, इसमें जो आपकी भाषा है वो कौन सी है, भाषा है आपकी प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है, लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात आइए देखो इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका पुलिंद, ठीक है ना, पुलिंद शब्द का आपका प्रयोग किया गया है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस जगह पर मुख्य रूप से 2 अभिलेख मौजूद हैं। एक अभिलेख गणपतिनाथ का तथा दूसरा अभिलेख अशोक चल्ल का, ठीक है, किस क्षेत्र पे मौजूद हैं। तो आप कह देना वो है आपका गोपेश्वर, चमोली से आपके प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है बोला है। तो वो कहा गया है भैया सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो आप कह देना भैया उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल है उसकी 24 प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और विश्व में लगभग आपकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में, ठीक है। और बात आएगी भारत में, तो आप कह देना भैया भारत में लगभग आपकी 60 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके पुष्प खिलने का समय कब है, अगस्त से अक्टूबर के बीच में, मतलब ये खिल जाता है, ठीक है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जीबी पंत कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है 1960 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 17 नवंबर
17 नवंबर 1960 को जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे स्थापना होती है ना, इसका नाम होता है भैया कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय। फिर क्या होता है 1972 में इसमें जीबी पंत जी का जो है नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, और अब देखो बात आई है पंतनगर की, क्योंकि जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय किधर है, पंतनगर में। तो आप कहते हैं ना पंतनगर में आपकी फूलबाग हवाई पट्टी भी है, फूलबाग हवाई पट्टी भी है। ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में किस वर्ष हुई थी। तो ये काशीपुर में हुई थी भैया सन 2011 में। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इस समय आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2011 में। ठीक है, और मैं बात करूँ IIM की, तो जो काशीपुर में है ये आपका 13वां IIM है देश का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। परमार वंश के 28वें राजा लखनदेव के पुत्र का नाम क्या था। तो वो नाम था भैया अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, ये 28वें इनके पिताजी थे लखनदेव, और ये 29वें राजा थे। और ये वही अनंतपाल जी हैं जिनका भैया धारचूला शिलालेख मिलता है आपका। ठीक है, धारचूला शिलालेख मिलता है, और कहाँ से मिलता है, मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी घाटी से मिलता है आपका। ठीक है, 1935 का भैया जो आपका धारचूला शिलालेख है वो मिलता है, और इसी में बताया जाता है कि पवार वंश के संस्थापक आपके कनकपाल हैं। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक हैं। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के जो लेखक हैं वो हैं भक्त दर्शन जी। कौन है भैया, भक्त दर्शन जी, और इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और देखो और जो आपके गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ हो गई। ठीक है, और श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन्होंने ना 1952 में भैया लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, और गढ़वाल से 4 बार आपका जीते भी थे। और अगर मैं बात करूं आपके 1939 की, तो भैया लैंसडाउन की बात होती है। ठीक है, लैंसडाउन में 1939 में भैरव दत्त धुलिया जी होते हैं और भक्त दर्शन जी होते हैं। ठीक है, भक्त दर्शन जी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिलकर एक कर्मभूमि 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 नामक भैया साप्ताहिक पत्र का संपादन करते हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। फिर भक्त दर्शन जी का जो निधन हो जाता है वो हो जाता है 1991 में, और किधर होता है, वो होता है दून में। ठीक है, दून में इनका निधन हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के वर्ष के संदर्भ में गलत है। आपसे पूछा है कि गलत कौन सा है। तो देखो भैया इसमें गलत हो जाएगा आपका हेमवती नंदन बहुगुणा, क्योंकि आप सभी को पता है 1973 में आपका विश्वविद्यालय आंदोलन हुआ था। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय बनता है आपका नैनीताल में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय बनता है आपका जो है गढ़वाल में। ठीक है, तो ये 2 विश्वविद्यालय की आपकी स्थापना होती है 1973 में, और इसमें दिया है भैया 1974। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं वहीं पे बात करूं आपके कि हाँ भैया इसमें लिखा है हेमवती नंदन बहुगुणा, तो देखो हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कुछ जान लो भैया कि 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया जाता है, और क्या रख दिया जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा नाम रख दिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है भैया जून 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखो अगर मैं बात करूँ स्वामी श्रद्धानंद जी की, ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, कब करी थी, 1902 में। तो ये कैसे सही हो गया फिर, तो देखो इसको ना डीम्ड विश्वविद्यालय की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी 1962 में। ठीक है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1962 में मिला था, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जैसा कि आप सभी को पता है गोपेश्वर चमोली में स्थित है। ठीक है, फिर देखो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। वो किया गया था 1942 में आपका स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो क्या करता है भैया, वो जो भी भारत के नक्शे हैं नक्शे बनाता है और सर्वेक्षण करता है। ठीक है, आपकी केंद्रीय एजेंसी है।
तो अगर मैं बात करूं आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, 1767 में हो गई थी इसकी स्थापना। करता कौन है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, तभी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो आप सभी को पता है किधर है भैया? कालागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया, वो लिखी गई थी भक्त दर्शन जी द्वारा। ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ बोलो, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ बोलो। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? तो वो शुरू की गई थी सन 2009 में आपकी। ठीक है ना, ई डिस्ट्रिक्ट योजना मतलब जिसमें आप भैया प्रमाण पत्र नहीं बनाते हो, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी आप प्रमाण पत्र बनाते हो, आपको सूचना का अधिकार चाहिए तो आप इसी वेबसाइट में जाओगे। ठीक है, या आपको कभी कोई खतौनी करनी है, आजकल तो खतौनी भी हो जाती है, या जो आप रोजगार केंद्रों में पंजीकरण कराते हो ना, रोजगार केंद्र में पंजीकरण कराते हो, इसी वेबसाइट से कराते हो। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट से। चलो फिर इतना भी आपने याद में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो पंतनगर में आपका स्थित है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? गर्भभंजक के नाम से बोला है। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध हैं माधव सिंह भंडारी जी। ठीक है, अगर मैं बात करूं माधव सिंह भंडारी जी की, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था किधर भैया? वो हुआ था मलेथा में। और मलेथा किधर है? मलेथा आपकी टिहरी में है। ठीक है, आपने कभी ना कभी एनसीईआरटी में मलेथा की कूल की कहानी पढ़ी होगी। तो माधव सिंह भंडारी जी ने ही करी थी मलेथा की कूल की खोज कह सकते हो, निर्माण कह सकते हो। ठीक है, तो देखो जो माधव सिंह भंडारी जी हैं वो सेनापति कहाँ के थे? महपति शाह के सेनापति थे। ठीक है, उन्हीं के समय काल की बात है, महपति शाह के सेनापति थे। चलो इतना भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक हैं? तो वह हैं आपके दरबान सिंह नेगी जी। ठीक है, फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी? तो की गई थी भैया सन 2006 में। ठीक है, सन 2006 में की गई थी, यानी जून 2006। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो वो हुई थी आपके 1939 में। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि मांगल, हारुल, छोड़ो, शिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रणारात, बिरासू आदि लोकगीत हैं। तो ये लोकगीत हैं आपके जौनसारी। ठीक है ना, जौनसार के हैं ये लोकगीत आपके। इतना भी आपने याद में रखना है। फिर जो अब हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो भैया इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? जैसा कि आप सभी को पता है वो मालिनी नदी के तट पर था। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1790 में, आप सभी को पता होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया तो वो था भैया कौन? सुलेमान सिको था। और ये सुलेमान सिको इस दारा सिको का पुत्र था। ठीक है, और किसने दी थी भैया गढ़वाल में शरण? वो दी थी पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, पृथ्वीपति शाह जी ने दी थी 1658 में। ठीक है, 1658 में भैया ये शरण देते हैं किसे? सुलेमान सिको को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो वो था भैया ई गार्डनर। ठीक है, और इसी ने क्या कराया था? ब्रिटिश प्रशासन में पहला भूमि बंदोबस्त इसी ने करवाया था। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था? तो वो चमोली में था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित ऐतिहासिक स्थल गोविषण की पहचान की गई थी? तो मैं बता चुका हूँ, वो काशीपुर से आपकी की गई थी। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1912 में हुई थी। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, सरला बहन का मूल नाम था? तो वो था कैथरीन हेलीमन।
ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान यानी किस स्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सल्ट को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, टिहरी संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है? तो टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 को मिला, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, सही है। विलय के पश्चात एक अलग से मंडल नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आप सभी को पता है वो हुआ था टिहरी में, तिलाड़ी कांड के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। कब हुआ था? 30 मई 1930 को होता है ये। क्या होता है ना, 1927-28 में एक आपकी जो नई वन व्यवस्था लागू हुई थी, तो उसके विरोध में यमुना नदी के किनारे भैया आपकी रैली निकाली जा रही थी। तो जो दीवान होते हैं चक्रधर जुयाल वो इस रैली में भैया गोली चला देते हैं भीड़ में, इसीलिए चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर भी आपका कहा जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, स्वामी रामतीर्थ किस वर्ष गढ़वाल आए थे? तो वो आए थे 1902 में, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कीर्ति शाह का उस समय कार्यकाल चल रहा होता है, ठीक है। और 1902 में ही वो ना जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भी भाग लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए वित्तीय जो सहयोग करते हैं वो कीर्ति शाह करते हैं, ठीक है। फिर 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली का दिन होता है, और इसी दिन गणेश प्रयाग कहाँ पे है भैया? आप तो वैसे टिहरी झील में समा गया है आपका गणेश प्रयाग, भागीरथी और भिलंगना के पास संगम पे था आपका गणेश प्रयाग, ठीक है। वहाँ पर समाधि ले लेते हैं स्वामी रामतीर्थ जी, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस वर्ष रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1907 में, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि काठगोदाम में पहली बार रेल कब पहुंची? जैसा कि आप सभी को पता है वो पहुंची थी 24 अप्रैल 1984 को, ठीक है। फिर 1994 में यहाँ ब्रॉड गेज की भी शुरुआत होती है आपकी, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में अनुभूतियों एवं मौखिक लोक गाथाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो पवाड़े, भड़ो जागर और ये सभी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा चौथा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? तो देखो गोलू देवता जी का जो उद्भव स्थान है वो आपका चंपावत में है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। और बात आई चंपावत की, तो चंपावत आपका बना था 15 सितंबर 1997 को, ठीक है। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना 1997 को कौन कौन से ज़िले बने थे आपके, ठीक है। और चंपावत में ये आपका देवीधुरा जहाँ बराही मंदिर है, और इसी मंदिर में आपका आषाढ़ी कौतिक लगता है, आषाढ़ी कौतिक यानी बग्वाल मेला, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, आदि गुरु शंकराचार्य जी निम्न में से किसके शासनकाल में बद्री का आश्रम आए थे? वो आए थे इष्टगण देव के शासनकाल में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो बागेश्वर जो शहर है वो बसा है आपकी सरयू व गोमती नदी के संगम पे, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पिथौरागढ़ जनपद में कत्यूरी शाखा के अस्को ठकुराई शासक क्या कहलाते थे? तो रजवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे भैया? रजवार कहलाते थे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा मध्यकाल में क्या होता, जो भी कत्यूरी राजवंश था ना उसकी कई शाखाएं बन गई थी, ठीक है ना। कोई कत्यूर घाटी बैजनाथ में चला गया था, कोई डूटी के मल जो आप अभी वर्तमान का नेपाल है वहाँ चला गया था, कोई काली कुमाऊँ, कोई अस्कोट के रजवार कहा जाता था, ठीक है। तो कई चीज़ें थी आपकी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, परमार वंश के 28वें राजा लखनदेव के पुत्र का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है क्या नाम था? अनंतपाल द्वितीय था। मेरे ख्याल से दूसरी बार आ गया ये प्रश्न, ठीक है ना। अनंतपाल देव द्वितीय था, 29वें शासक थे। धारसी शिलालेख मिलता है इनका 1935 का मंदाकिनी घाटी से, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो आप सभी को पता है 1822 में किसने आरंभ की? वो की थी भैया आपके विलियम ट्रेल ने, ठीक है ना, विलियम ट्रेल ने करी थी 1822 में। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
राजमाता जिया कनकदेव निम्न में से किसकी संरक्षिका थी? तो जैसा कि आप सभी को पता है वो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। अब उस समय प्रदीप शाह की उम्र बहुत ही छोटी होती है, तो उन्हीं की माता जो है वो संरक्षिका बन जाती हैं, राजमाता कनकदेवी। ठीक है। और प्रदीप शाह के समय में क्या हुआ था? प्रदीप शाह का जो समय काल था वो था 1717 से 73 तक। ठीक है। और इसी समय काल के बीच आपका होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है। तो ये सभी युद्ध होते हैं प्रदीप शाह के समय काल के समय। ठीक है। भारत की बात चल रही है उस समय। तो देखो हमारा अगला प्रश्न है कि सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार काव्य के कितने खंड हैं? तो हैं आपके भैया कितने खंड? 7 खंड हैं। ठीक है ना। और सुदर्शन शाह भैया 55वें राजा थे, इतना भी आपने याद में रखना है पवार वंश के। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अनुसुईया माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो अनुसुईया माता मंदिर आपका है गोपेश्वर। ठीक है। गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो भैया गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है आपके पुरिया नैथानी जी को। ठीक है ना। फिर जो हमारे अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड में नवा नगर निगम बना है। तो नवा निगम आप सभी को पता होगा वो श्रीनगर बना है आपका। ठीक है। 21 गाँवों को मिलाकर बनाया गया आपका नवा नगर निगम। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो 8 इससे पहले के नगर निगम है वो कौन है? देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, और हल्द्वानी हो गया आपका, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और नवा आपका श्रीनगर। ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कोठार बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो वह है आपकी कोसी नदी पर। ठीक है। अल्मोड़ा में है आपकी ये नदी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है बिजली का उत्पादन टिहरी बांध से कब शुरू किया गया? तो देखो आपने क्या क्या याद में रखना, 1972 को भैया मंजूरी मिलती है आपकी। ठीक है। और फिर आ जाओ 1978 को काम शुरू होता है। और फिर आ जाओ 1906, फिर आ जाओ सन 2006 में। ठीक है। सन 2006 में क्या होता है? काम पूरा होता है और उत्पादन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सन 2006। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है विद्युत उत्पादन के लिए टिहरी बांध परियोजना को कितने फेज में बांटा गया है? तो देखो वो 3 फेज में आपका बांटा गया है। एक तो हो गया आपका टिहरी बांध से होती है आपके 1000 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादन। ठीक है। फिर टिहरी बांध से आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ पे होगा आपका कोटेश्वर बांध। कौन सा? कोटेश्वर बांध होगा। ठीक है। उसमें 400 मेगावाट की होती है। फिर जो आपका टिहरी पंप स्टोरेज है, टिहरी पंप स्टोरेज में 1000 मेगावाट की होती है। तो टोटल होती है आपकी 2400 मेगावाट। ठीक है। इतना भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य कौन सी यात्रा में किया जाता है? तो हिल यात्रा में किया जाता है आपका। ठीक है। हिल का अर्थ होता है कीचड़ और यात्रा का अर्थ होता है यात्रा। ठीक है। और इसे जोड़ा जाता है कृषि से संबंधित आपका ये त्यौहार है। ठीक है ना। तो हिल यात्रा कह सकते हो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आप कोई जानते होंगे इसे आप आठू के नाम से भी। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी? जैसा कि आप सभी को पता है वो थी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है ना। 1906 से 7 के बीच में आपकी होती है। ठीक है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है अस्कोट आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ था? तो अस्कोट आंदोलन हुआ था 1924 में। ठीक है। जो भी अस्कोट की राजशाही थी उसके खिलाफ ये आंदोलन आपका शुरू हो गया था 1924 में। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है परमार यानी जो पवार वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया फतेहपति शाह के शासनकाल को। ठीक है। कब से कब तक था? 1664 से 1716 तक था आपके फतेहपति शाह का शासनकाल। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है और आज का ये आपका लास्ट प्रश्न भी है सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? तो पाई जाती थी भैया जौनसारी जनजाति में। ठीक है। क्या होता था ना पहले पंचायत की जगह एक आपकी खुमरी नामक जो समिति होती थी। ठीक है। खुमरी नामक समिति होती थी और इसी खुमरी का जो प्रमुख होता था वो होता था भैया सयाना। ठीक है। क्या होता था? सयाना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।